अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट नेम द सेवरल repetitive phenomena occurring in nature which could be served as reasonable time standards. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आंसर करने से पहले स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना और उसको एनालाइज करना और क्लू वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगेन रीड करते हैं, लेकिन अब की बार हम इम्पोर्टेंट और क्लू वर्ड्स को अंडरलाइन और हाईलाइट करेंगे। नेम द सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर which could be served as reasonable time standards. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये बात लिखी गई है कि हमने कुछ ऐसे फिनोमिना और प्रोसेसेस के नाम बताने हैं जो कि नेचर में वकूफ़ पज़ीर या अकर होते हैं और जिनको हम रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड यानी कि टाइम की वैल्यू मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन प्रोसेसेस और फिनोमिनास को बताने से पहले हम एक डेफिनेशन लिखेंगे कि किन किन फिनोमिनास और प्रोसेसेस को हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एनी नेचुरल फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एग्जैक्टली सेम टाइम इंटरवल आफ्टर exactly same time interval can be used as a reasonable time standard. स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि नेचर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस और फिनोमिना हैं जो कि अपने आप को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं और हम उनको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यानी कि टाइम की वैल्यू मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट वन इज प्लैनेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, अगर हम प्लैनेटरी मोशन की बात करें जिसमें मोशन ऑफ अर्थ भी कंसीडर की जा सकती है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन यानी कि अर्थ सूरज के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही है। स्टूडेंट्स, ज़मीन की जो सूरज के गिर्द मोशन है, इसकी वजह से मौसम में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन की वजह से दिन और रात चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ अर्थ आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस और अराउंड द सन, एंड देन मोशन ऑफ मून around the earth, and motion of sun around the galaxy. Students, प्लैनेटरी मोशन के बाद अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को कंसीडर करें, दैट इज रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ होती है, जिस टाइम के दौरान उनके एटम्स की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो इनिशियल अमाउंट से हाफ रह जाती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ को भी हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज motion of atoms
in a crystal such as in क्वार्ट्ज क्रिस्टल। स्टूडेंट्स, क्वार्ट्ज का वर्ड आपने क्लॉक्स के ऊपर, वॉल क्लॉक्स के ऊपर देखा होगा, बिकॉज वॉल क्लॉक्स के अंदर हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करते हैं जो कि एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर लास्ट एग्जाम्पल की बात की जाए, द चेंज ऑफ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द सन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने नोट किया होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में सन की पोजीशन चेंज होने से हमारे शेडो का साइज भी चेंज हो जाता है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो चेंज ऑफ शेडो को भी हम एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ना सिर्फ ये देखा कि रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसेस और फिनोमिनास कौन कौन से होंगे, जिसमें हमने ना सिर्फ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन को देखा और इसके अलावा उन नेचुरल प्रोसेसेस को देखा जिनको हम एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स दैट गिव द ड्रॉबैक्स to use the period of a simple pendulum as a time standard means that कि कौन कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को एज अ टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। और अगर इक्वेशन 1 की बात की जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सी दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on 2 factors. First one is length of pendulum and second one is gravitational acceleration. तो स्टूडेंट्स, अब हम उन रीजंस को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रीजन इज, जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर स्टूडेंट्स पेंडुलम की लेंथ को डिफाइन किया जाए, अगर हम एक पेंडुलम ड्रॉ करें, this is the string of the pendulum and it is the bob। तो स्टूडेंट्स, पेंडुलम की लेंथ से क्या मतलब है? It is the distance which is measured from this point to the center of the bob। स्टूडेंट्स, पेंडुलम की लेंथ ना सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ होती है बल्कि बोब का रेडियस भी इसमें शामिल होता है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बताएंगे कि ड्यूरिंग समर और विंटर थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हैपन इन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मींस दैट कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से पेंडुलम की लेंथ में इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है। जिस तरह हमें पता है कि बोब किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स, मेटल की बनी होती है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से मेटल्स एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपेंशन से रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी जिसकी वजह से पेंडुलम की लेंथ चेंज हो जाएगी। और अगर विंटर्स की बात की जाए, टेम्परेचर कम किया जाए तो मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो रेडियस में डिक्रीज आएगा, चाहे ये माइनर डिक्रीज हो, लेकिन माइनर डिक्रीज भी पेंडुलम के टाइम पीरियड को चेंज कर देगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रीज़न हम क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू
change in temperature length of pendulum may चेंज हो सकती है। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये भी पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि स्ट्रिंग किसी ऐसे मटेरियल से बनी होगी जिसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, और जब हम बोब को स्ट्रिंग के साथ अटैच करेंगे तो ड्यू टू दैट फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज आ सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर सेकंड रीजन की बात की जाए तो अगर हम फॉर्मूला को देखें, द सेकंड फैक्टर इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट at different places. The value of G may vary by changing place. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम हाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, K2 पे जाते हैं, तो हाइट की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से G की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं द सेकंड रीजन इज द वैल्यू ऑफ G मे वेरी बाय चेंजिंग प्लेस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पेंडुलम का टाइम पीरियड लाहौर में मेजर करते हैं, देन उसी पेंडुलम को हम माउंट एवरेस्ट या फिर K2 पे ले जाते हैं, तो हाइट की वैल्यू चेंज होने से G की वैल्यू चेंज होती है और जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर थर्ड रीजन की बात की जाए हम इसको भी शामिल कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज द एयर रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम एक ऐसी जगह पर पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं है या फिर हवा नहीं चल रही, तो वहाँ पर पेंडुलम का टाइम पीरियड कुछ और होगा। या विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड अफेक्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज आएगी। तो स्टूडेंट्स दीज आर द मेन रीजंस ड्यू टू विच वी कैन नॉट यूज the period of a simple pendulum as a time standard. Now students, the next question is question number 3, and it states that why do we find it useful to have two units for the amount of substance, the kilogram and the mole? Means that कि amount of substance के लिए हम दो यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज किलोग्राम एंड द सेकेंड वन इज मोल। वाई, ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किलोग्राम को, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि किलोग्राम हम कब और क्यों यूज करते हैं। स्टूडेंट्स इट इज यूजफुल to use kilogram, kg as a unit of amount of substance whenever we want to consider a specific amount of substance, a specific amount of mass, but without considering the number of microscopic atoms or molecules present in it. इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि किलोग्राम हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमने किसी भी सब्सटेंस के मास को मेजर करना है एज अ होल, जब हम उसके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंसीडर नहीं करेंगे। बट स्टूडेंट्स we will use mole as a unit of substance
when we have to consider the atoms or molecules present in a substance. तो स्टूडेंट्स मोल के लिए हम पॉइंट लिखेंगे, it is used whenever we want to consider a fixed number of atoms or molecules. और स्टूडेंट्स अगर इन पॉइंट्स के अलावा हम मजीद पॉइंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं किलोग्राम is used as a unit for the amount of substance when the substance is present either in solid or liquid form, and obviously it is present in bulk form. लेकिन स्टूडेंट्स मोल को हम एज अ यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम यूज करेंगे व्हेन द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस. और स्टूडेंट्स यहां पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं मोल्स के लिए. मोल रिप्रेजेंट और इट रिप्रेजेंट a fixed number of atoms or molecules in any substance. और स्टूडेंट्स हम लास्ट पे बताएंगे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. अगर हम 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को लें उसका मास तो डिफरेंट हो सकता है, बट इन 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to power 23, and it is also called as Avogadro's numbers. लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम किलोग्राम की बात करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम डिफरेंट सब्सटेंस का 1 किलोग्राम मास कंसीडर करते हैं. अब डिफरेंट सब्सटेंसेस का मास तो 1 किलोग्राम सेम हो सकता है, लेकिन 1 किलोग्राम मास के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. इनके आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.